मैंने अपना ब्लॉग $7,000 में बेच दिया, जो कि सिर्फ 6 महीने पुराना था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि साल की पहली वीडियो है और इस वीडियो से बढ़िया जो शुरुआत है ना वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक एज अ मोटिवेशन का काम करेगी। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे ना, उनको ब्लॉगिंग की जो पावर होती है ना उसके बारे में पता लगेगा। सो इस वीडियो के अंदर ना मैं बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करूंगा कि भाई मैंने जो अपना ब्लॉग है कैसे मैंने उसको सेटअप करा, मैंने कैसे उसको सेल करा एंड किन किन चीज़ों को मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर इम्प्लीमेंट करा था, ताकि आप अगर अपने ब्लॉग को सेल करना चाहते हो ना तो वो भी आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, और अगर आप उससे अर्निंग करना चाहते हो ना तो वो भी आप कर पाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है पेमेंट प्रूफ, वो आपको ना वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि भाई मैंने वेबसाइट जो है ना उसकी स्टार्टिंग कैसे करी। सो आज से 6-7 महीने पहले मैंने एक डोमेन खरीदा। एक होस्टिंग के अंदर मैंने जो बेसिक वेबसाइट होती है ना मैंने उसको सेटअप करा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारी वो होती है नीश। जो मैंने नीश चूज़ करी वो थी एनएमई, और मैंने जो है उसके ऊपर बेसिक बैकलिंक्स का काम करा। जो कंटेंट की क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रखी। अराउंड 80 से 90 के बीच में जो है ना 6 महीने के अंदर मैंने उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करे। और कीवर्ड रिसर्च मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही ना वेबसाइट के ऊपर 30 से 40 हज़ार का जो ट्रैफिक आने लग गया। सो ये था वेबसाइट्स के बेसिक स्टैट्स के बारे में। अब आते हैं कि भाई मैंने वेबसाइट को ना सेल कैसे करा। तो देखो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका बेसिकली प्रोफेशनली काम ही होता है गेस्ट पोस्ट के ऊपर काम करना। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि भाई मैं मल्टीपल ब्लॉग्स जो है मैं वो रन करता हूँ। तो मैंने अपनी लिस्ट उनको शेयर करी हुई है, और जब भी उनके पास कोई इंक्वायरी आती है ना तो वो मेरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसे ही एक क्लाइंट था जो पिछले 2 महीने से मेरे को रेगुलर जो है गेस्ट पोस्ट जो है वो शेयर कर रहा था, जिसको हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी बोलते हैं। और जो मेरा कॉन्टैक्ट है ना वो बेसिकली एकदम रैंडमली मेरे को एक दिन कॉल करता है कि भाई वेबसाइट बेचोगे। तो मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं कि बेसिकली कितना प्राइस वगैरह मिल रहा है। एंड उसके बाद ना मेरी 2-3 मीटिंग जो है वो क्लाइंट के साथ हुई, और हमने एक प्राइस डिसाइड करा जो कि था $7,000, जो लगभग है ना 6 लाख रुपए के आसपास होता है। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और इसके बाद हमने सारी जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज कर ली, और मैंने जो वेबसाइट थी ना वो मैंने सेल कर दी। सो दोस्तों ये था बेसिक पूरा वेबसाइट के बारे में, और भाई मैंने उसको कैसे सेल करा। चैनल पे आप पहली बार हो तो 15,000 सब्सक्राइबर लगभग हो चुके हैं। 20,000 कराने में जल्दी से आप हेल्प करो, ताकि आपको ऐसे जो कंटेंट है ना वो मैं बना के अपलोड करता ही रहूं, और आप ब्लॉगिंग के अंदर एसईओ के अंदर ग्रो कर पाओ। सो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, और आपको ना स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करी जिससे कि मैं उसको पूरे $7,000 में बेच पाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो वीडियो है ना ये थ्योरेटिकल होने वाली है। आपको पता है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी हर वीडियो ना बहुत प्रैक्टिकल होती है, लेकिन इस वीडियो में हम थ्योरी के बारे में बहुत बात करेंगे। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपके जो भी सवाल है ना उनके आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि भाई मैंने कौन सी होस्टिंग डोमेन और अपनी साइट के ऊपर क्या क्या सेटिंग्स और प्लगइन्स यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पीडीएफ बना के वहीं पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब अपनी जो डॉक है उसको ओपन करते हैं, और वन बाय वन ना एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो आती है ब्रांडिंग। जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई ना मैंने उसको एज अ ब्रांड मैंने ट्रीट करा। आप लोगों को ना अपना जो माइंडसेट होता है अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग को लेके ना वो थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग हैं सोचते हैं कि यार वेबसाइट बना ली है, एडसेंस का जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाए और सिर्फ $100, $200, $300 मिल जाए, दैट्स इट भाई हमारा काम हो जाएगा। पर आप लोगों को ना यार ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ना अपना जो विजन है आप उसको ब्रॉड रखना है। आपको सोचना है कि भाई
जिस भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहा हूँ ना, उसमें इसको नंबर 1 लेके जाना है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ ना मैं, मान लो कि कोई कितना ही अमीर एक आदमी हो, अगर उसको आप बिल्कुल पुराने फटे कपड़े पहना दोगे और उसको बोलोगे कि जा भाई बाजार में एक बार घूम के आ, कोई बंदा नहीं जानने वाला, ठीक है। सब बोलेंगे यार कैसा आदमी है, कैसे ये घूमने लग रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक गरीब आदमी को महंगे कपड़े या महंगी घड़ी पहना दोगे, महंगे जूते पहना दो, सब बोलोगे भाई कितना अमीर आदमी है। तो सारी जो बात होती है ना वो अपीयरेंस की होती है। तो अपने ब्लॉग को इस तरीके से सेटअप करो, एक अच्छा लोगो बनाओ, अच्छी थीम बनाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोशल मीडिया पे भी काम करो। देखो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे तो काम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, आप इन पे काम नहीं करते हो। इनको भी आप थोड़ा ग्रो करोगे ना तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो बढ़ती है। और इन केस अगर आप लोगों का प्लान है कि भाई फ्यूचर में सेल करना है मुझे वेबसाइट को, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। और अगर बेचना भी नहीं है ना, तो बेसिकली आपकी एक जो वेबसाइट है उसकी ग्रोथ में तो ना ये चीज़ें डेफिनेटली हमेशा वर्क करेंगी करेंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये एक वेबसाइट है स्कूप वूप। अब इन बंदों ने ना 2013 के अंदर ये वेबसाइट शुरू करी थी, कुछ एक छोटी टीम ने शुरू करी थी। उस टाइम पे इनका भी लाइक विजन नहीं होगा कि भाई इस वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अभी इनकी वेबसाइट पे ना 100 मिलियन ट्रैफिक आता है, पता नहीं इन्होंने 50 से 60 तो जो कंटेंट राइटर्स है ना सिर्फ वो बैठा के रखे होंगे। तो आप अगर अभी है ना छोटे लेवल पे हो तो ऐसा नहीं है आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बस चीज़ें जो हैं आप ठीक करते रहो। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और जो मैंने नहीं करी, वो ये है कि आप हर चीज़ पे रैंक करने की कोशिश मत करो। देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लोग जब मुझे कहते हैं कि सर मेरी वेबसाइट को रिव्यू कर दो, तो मैं रिव्यू करता हूँ। एक प्रॉब्लम लगती है कि सब लोग ना सब चीज़ों पे रैंक करना चाहते हैं। मान लो सरकारी न्यूज़ की वेबसाइट है तो उस पर एंटरटेनमेंट भी डाल रहे हैं, उस पर मूवीज़ के अपडेट भी डाल रहे हैं। ये चीज़ ना बहुत गलत होती है। मैंने एक चीज़ पे फोकस करा, मान लो मेरा एनिमे है, मैं एनिमे अगर किसी को नहीं पता तो जैपनीज कार्टून होते हैं, आपने वन पीस, नारुतो, पोकेमोन का तो नाम सुना ही होगा, तो उसके ऊपर मेरी वेबसाइट थी। तो आपको सिंपली क्या करना है कि सिर्फ उसी के अंदर लिखो। अगर आपकी जो वेबसाइट है, अगर आप लिख रहे हो मॉनिटर्स के ऊपर, जो कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं, तो उसके अराउंड जो है चीज़ें आप लिखो। आप ऐसा मत कर दो कि आप भाई मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखना शुरू कर रहे हो, आप जो है मतलब एंटरटेनमेंट के बारे में लिखना शुरू कर रहे हो। देखो बाद में शुरू कर सकते हो अगर आपका डोमेन है वो जेनरिक नेम है, लेकिन शुरुआत में रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, और हमें गूगल को क्या सिग्नल देने होते हैं कि भाई ये बंदा सिर्फ एक कैटेगरी पे काम कर रहा है और इस स्पेस के अंदर ना ये अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है। तो इस केस में ना हमारी इस तरीके से हेल्प होती है। जो लोग ना सब चीज़ों पे रैंक करना चाहते हैं ना, वो अल्टीमेटली ना किसी भी चीज़ पे रैंक नहीं करना चाहते। सिर्फ एक नीश पकड़ी हुई है तो उसके ऊपर फोकस करो। जब ग्रो कर जाओ तो आप ब्रांचिंग करके ना और चीज़ों पे लिखना शुरू कर सकते हो। तो दूसरी एडवाइस ना मेरी आपको ये हो गई। अब देखो थर्ड चीज़ है, आपको क्लस्टरिंग पे काम करना है, आपको पिलर पेजेस पे काम करना है। मान लीजिए कि देखो मेरी ये वेबसाइट है, अब इसके ऊपर अभी मैंने जस्ट ना वर्क करना स्टार्ट करा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम चीज़ें लिखनी शुरू करूँ, मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करूँगा और उसके बाद अगर मैंने एक टॉपिक पकड़ा है कीवर्ड रिसर्च, तो उसके राउंड में 5 से 6 आर्टिकल मैं और पब्लिश करूँगा, उनको इंटरनल लिंकिंग करके जो मेरा मेन वाला जो आर्टिकल होगा ना मैं उसको पुश करूँगा। तो ये जो लाइक टेक्निक होती है ना, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग, और इसके बारे में ना आप थोड़ा सा जनरली और थोड़ा रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा आप लोगों की ना हेल्प होगी। तो इस चीज़ पे भी है ना बहुत ज़्यादा लोग वर्क नहीं करते, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। और अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। देखो फोर्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है भाई जिसने मेरे को पर्सनली ग्रो करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जो कि है पुश नोटिफिकेशन। देखो पुश नोटिफिकेशन जिन लोगों को नहीं पता, हम आगे ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर ना आप एक सब्सक्राइबर की जो लिस्ट होती है ना वो आप बिल्ड करते हो, और उसकी मदद से ना हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना ट्रैफिक ला सकते हैं, जिसको हम ना डायरेक्ट ट्रैफिक भी बोलते हैं।
देखो इसका एक हम एग्जांपल देखें तो आपने काफ़ी सारी वेबसाइट अगर कभी विजिट करी हो मोबाइल पे, वेबसाइट पे, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उनको विजिट करते हैं ना तो एक पॉपअप इस तरीके से आता है कि भाई ये साइट आपको नोटिफिकेशन सेंड करना चाहती है। अगर आप इसको अलाउ कर देते हो ना तो उसके बाद होता क्या है कि आप इस तरीके से ना आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, जो अपना कीवर्ड्स की रैंकिंग है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और जनरली देखा गया है कि जो गूगल डिस्कवर होता है ना उसके अंदर आपकी वेबसाइट आने में भी डायरेक्ट ट्रैफिक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो आपकी अगर नई वेबसाइट है भाई, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई शुरुआत में ना फ्री के प्लेटफॉर्म का यूज़ करना कि जो पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वो जनरली क्या करते हैं कि आपको 10 से 15 हज़ार का जो सब्सक्राइबर बेस होता है ना आप वो वहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये कि भाई वो आपका जो डेटा है ना आप उसको बाद में माइग्रेट कर सको। क्योंकि कई वेबसाइट क्या होती है कि भाई आपने वहाँ पे अपना जो लाइक सब्सक्राइबर का बेस है आपने वो बिल्ड कर लिया, लेकिन बाद में आपको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सिंपली ना आपको डेटा नहीं देंगे। तो आपको ना इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब मैंने ना पर्सनली लारा पुश का यूज़ करा और जिसका यूज़ करके ना मैंने अपनी वेबसाइट को ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा। देखो लारा पुश जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे ये खास बात लगी कि भाई वन टाइम आपको सिर्फ पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाऊं तो बस आप है ना एक वन टाइम फीस आपको देनी है और लाइफ टाइम फ्री है। और बेनिफिट पता है क्या है, कितने भी डोमेन ऐड कर सकते हो, कितने भी नोटिफिकेशन जो है ना वो भेज सकते हो। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बीच में ना एक स्पैम का अपडेट आया था। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना कुछ ब्लॉग्स थे वो डाउन हो गए, उनका जो ट्रैफिक था ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जिनके पास ना पुश नोटिफिकेशन था उन लोगों ने क्या करा भाई, नोटिफिकेशन भेज भेज के डायरेक्ट ट्रैफिक ला ला के उन्होंने जो अपनी वेबसाइट होती है ना उन्होंने उसको रिकवर कर लिया। लेकिन जिनके पास नहीं था ना उन बेचारों की जो वेबसाइट थी वो डाउन रही और उन्हें ना बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक दोबारा उन्होंने कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके उन्हें कंटेंट अपडेशन करना पड़ा, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ी। तो एक ये भी बेनिफिट है इसका, आप कितने भी डोमेन ऐड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपका मान लो एक बार 50,000 का सब्सक्राइबर बेस बन गया वहाँ पे, आप अगर कल को ना कोई नई वेबसाइट भी शुरू कर रहे हो ना आप उसके ऊपर भी है ना नोटिफिकेशन भेज भेज के ट्रैफिक ला सकते हो। तो ये ना एक बहुत लाइक सही चीज़ है। और जो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है ना आप उसके ऊपर भी आप अपनी जो एडसेंस की रेवेन्यू है, अर्निंग है, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। तो शुरुआत में फ्री वाले यूज़ करो और लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई रेवेन्यू मेरा जनरेशन स्टार्ट हो गया है और मैं अब जो है एक पेड प्लेटफॉर्म में चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो लारा पुश को ना आप लोग डेफिनेटली जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं ना वो सारे के सारे पुश नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं। शायद ही लाइक कोई बताता होगा कि भाई हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आप किसी भी स्टेज पे हो इसको एक्सप्लोर करो। और अगर आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो सब्सक्राइबर है बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग ना लारा पुश की तरफ जा सकते हो। जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली जो है परचेज कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे जो कि है भाई फेसबुक कैंपेन्स फॉर चीप ट्रैफिक। अब देखो एक जो स्ट्रैटेजी मैं जनरली अपनाता हूँ अपने नए ब्लॉग्स के अंदर वो क्या होती है कि मान लो आपकी नई वेबसाइट है तो देखो आपको पता होगा कि यार उसके ऊपर ट्रैफिक लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑर्गेनिक जो उसकी रीच है बढ़ाने में, रैंकिंग आने में कुछ महीनों का टाइम लगता है। लेकिन पर्सनली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं 100-150 रुपए के ना मैं कैंपेन डेली बेसिस पे चलाता हूँ, जिससे कि ना मेरी वेबसाइट पे 100-150 का जो ट्रैफिक है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो लाइक एक ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप ना इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस चीज़ से मुझे बेनिफिट ये मिला है कि जब भी मैं कोई आर्टिकल डालता हूँ और उसके ऊपर ना डायरेक्ट ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो ऑर्गेनिक के अंदर भी ना उसकी रैंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ना आप करना और है ना कमेंट में मुझे बताना कि अगर आपको ना इससे थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो। सिक्स पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के अंदर ना जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ सारी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना भाई ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, ये है
हमारा कंटेंट क्वालिटी। देखो कंटेंट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। इस वीडियो से पहले भी ना मैं एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने पूरा कंटेंट लिखना जो है वो बताया था कि भाई आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, कैसे रिसर्च करनी है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो ब्लॉग बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आई थी ना, वो सिर्फ इसी चीज़ की थी, क्योंकि डोमेन जो होस्टिंग है वो इजीली जो है मिल जाते हैं। एंड उसके बाद जो थीम वगैरह है मैं कोई पेड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एलिमेंटर का यूज़ करता हूँ। उसकी मदद से ही और जो फ्री प्लगइन्स है उसकी मदद से ही मैं अपनी जो ब्लॉगिंग है ना वो मैं चलाता हूँ। जो मेन जो लाइक कॉस्टिंग है, मैं बोलूँगा कि जो मेरा मेन खर्चा है वो आता है सिर्फ कंटेंट राइटर में। और कंटेंट राइटर मैं ऐसे जनरली प्रेफर करता हूँ भाई जो हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट देते हैं, क्योंकि कंटेंट की जो क्वालिटी होती है ना उसके बेसिस पे आप भाई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो होती है ना उनको भी बीट कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च तो देखो चाहिए ही होता है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी ना आपको हाई रखनी है। और ये जो चीज़ है ना ये आपको हमारा जो फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं खुद अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाता, तो ट्राई करो कि अगर उस पर थोड़ा सा भी रेवेन्यू आपकी वेबसाइट पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाए ना, तो सबसे पहली चीज़ करो कि एक कंटेंट राइटर होता है ना उसको हायर कर लो। आपको ना बहुत ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना उसमें बहुत आपको बेनिफिट दिखेगा, आपका रेवेन्यू जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वेबसाइट का। सो गाइस फाइनली ये वो वाला पार्ट आ चुका है जहां पे मैं ना लाइव अपने बैंक के अंदर आपको जाके दिखाऊंगा। लाइव प्रूफ हम देखेंगे कि मैंने अपने ब्लॉग को सेल करके भाई कितनी अर्निंग करी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में जाता हूँ और जल्दी से ना आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि भाई मेरा ही अकाउंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे नाम पे है। अब जल्दी से ना मैंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो होता है ना उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 12 तारीख को ना मेरे अकाउंट में पूरे 5,85,000 रुपीज़ आए हैं। इसमें जो 15,000 का लगभग का जो डिडक्शन है ना वो लाइक बीच में जो मीडिएटर था उसका कमीशन हो गया। और लाइक ये था लाइव प्रूफ और वीडियो को जल्दी से ना कंटिन्यू करते हैं। आप 7th पॉइंट है क्वालिटी बैकलिंक्स। देखो जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी को बेचते हो ना, कोई खरीदता है, तो पहली जो चीज़ होती है ना वो करता है भाई ऑडिट। वो बेसिक ऑडिट करेगा, आपकी बैकलिंक्स क्वालिटी देखेगा, आपके कंटेंट देखेगा, भाई किस किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हो। एज भी एक फैक्टर है, आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस देखता है। अब मान लो उसने किसी टूल पे डाला और आपने बिल्कुल बेकार बैकलिंक्स बनाए हुए हैं ना, तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और वो ना एक वेबसाइट को सेल करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा एक सिग्नल नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि देखो मैंने बैकलिंक बिल्ड नहीं करे, मैंने बैकलिंक बनाए, लेकिन आपको क्या ट्राई करना है कि अगर महीने के चाहे आप 20 से 25 बैकलिंक बना रहे हो, लेकिन वो सारे ना क्वालिटी होने चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस कि जो भी आपकी नीश है उसके अंदर होने चाहिए, हाई डीए होनी चाहिए उनकी, प्लस में अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए। और अगर आपको कंटेंट के बैकलिंक मिलते हैं ना, वो बैकलिंक भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो शुरुआत में अगर आप भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा खर्चा करके गेस्ट पोस्ट वगैरह आप करा सकते हो। किसी की आपकी फ्रेंड की वेबसाइट है, एक लिंक आपने वहाँ पे कर दिया, आउटरीच करो, बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करो। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। 8th पॉइंट है हमारा थीम एंड डिज़ाइन। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं कोई थीम वगैरह परचेज नहीं करता हूँ। मेरे को एलिमेंटर है वो चलाना आता, तो उसी का ही मैं यूज़ करके क्या करता हूँ, बेस्ट चीज़ है मैं ना 4-5 कॉम्पिटिटर उठाता हूँ, मैं उनको देखता हूँ उनकी वेबसाइट को कैसे लाइक, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ना यार डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज होता है, कलर स्कीम चेंज होती है। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को ना थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि भाई वो कैसा जो डिज़ाइन है वो बना रहे हैं, और उसके सिमिलर ना थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके मैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करता हूँ। और उसके बाद ना उसको जितना प्रोफेशनल हो सके, जितना यूज़र फ्रेंडली हो सके, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई भी नल थीम वगैरह तो आपको यूज़ करनी ही नहीं है, कोई भी पेड प्लगइन वगैरह यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप इस पे भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना। एंड हमारा लास्ट पॉइंट भाई सोशल मीडिया की प्रेजेंस। देखो ये पॉइंट ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम सब ना हमारी क्या एक हैबिट हो गई है कि भाई ऑर्गेनिक हम कीवर्ड रिसर्च पे काम करे जा रहे हैं, आर्टिकल पे कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं करते। देखो सोशल मीडिया एक जरिया है भाई फ्री ट्रैफिक लाने का, ठीक है, अपनी प्रेजेंस है उसको दिखाने का, एक बढ़िया ब्रांडिंग करने का।
तो ये चीज़ है, इसको इग्नोर मत करो। आजकल तो पता है क्या हो गया, आप थोड़े बहुत पैसों का कैंपेन चला रहे हो, 500 का चलाया, 200-300 लाइक्स तो है ना आपके यूं ही आ जाते हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे अगर कर रहे हो, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है, तो उस पर बेसिक रील वगैरह बना के आप 5-6 महीने काम करते हो तो ईजिली 10-20 हज़ार की आप फॉलोइंग जो है ना वहाँ पे भी आप लोग बिल्ड कर सकते हो। तो उस चीज़ पे भी हमें काम करना चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू। देखो, सब आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई वेबसाइट कैसे ग्रो करनी है। मैंने भी अपनी चैनल पे ना भर भर के वीडियोस ट्यूटोरियल डाले हुए, लेकिन ये कुछ ऐसी छोटी चीज़ें थी कि जनरली जो शायद ही लाइक कोई इन चीज़ों के बारे में बात करता होगा, और मुझे लगा कि यार आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, ब्लॉगिंग हम करते रहेंगे, हम सारी चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान अगर आप दोगे ना, तो आप एक ऐसी स्टेज पे जा सकते हो कि भाई कल को आपको भी ऑफर आए कि भाई क्या आपको अपनी वेबसाइट बेचनी है। अब लास्ट में ना आपको एक प्लेटफॉर्म और मैं दिखाता हूँ कि भाई जहाँ पे अगर आप चाहो ना अपने ब्लॉग को आप सेल करना चाहते हो, आप एक बेसिकली एक आइडिया जानना चाहते हो भाई कितने में मैं बेच सकता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। सो जो प्लेटफॉर्म का नाम है वो है फ्लिपा। तो सिंपली आपको जाना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है और इसके ऊपर यहाँ पे जाना है। देखो, ये क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट है, आप उसको डालोगे ना तो एक बेसिक एस्टिमेट भी देता है, आपसे ट्रैफिक पूछेगा, आपकी एज पूछेगा, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करो, उसके बेसिस पे ना एक एस्टिमेट भी बताता है कि भाई जनरली ये ना आप अपनी वेबसाइट को बेच के कितना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली देखा क्या गया है कि अगर मान लो आपका साल का जो रेवेन्यू है उससे आप आराम से 20 से 25 गुना में अपनी वेबसाइट को बेच सकते हो। मान लो कि अगर आप साल के 1000 जो डॉलर है आप उतने अर्न कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को लगभग मान के चलो कि 20-1000 डॉलर के आसपास उसकी वैल्यू होती है, आप उतने में उसे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को आप एक्सप्लोर करना। और एक जो चीज़ नोट करने वाली कि भाई ये पेड प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें अगर आपको लिस्टिंग करनी है ना तो 50-60 डॉलर आपको देने पड़ते हैं, लेकिन ये भाई सबसे सेफेस्ट तरीका है। देखो, मेरे केस में क्या था कि मेरे पास एक मीडिएटर था, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को सेल करने की सोचोगे ना तो ये एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं, यानी कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। जो मनी हैंडलिंग होता है, जो अकाउंट हैंडलिंग होता है, वो सारी चीज़ें ना ये ईजिली कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लिपा का आप यूज़ कर सकते हो अगर अपनी फ्यूचर में कभी आपका मन करे कि भाई मेरे को अपना ब्लॉग सेल करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यार वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी होगी, और साल का पहला वीडियो था आप लोगों के लिए मैंने बनाया। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और फ्यूचर में क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ब्लॉगिंग करने में, एसईओ करने में, डिजिटल मार्केटिंग में। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।